नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की जिनका नाम इतिहास की किताबों में कहीं दबसा गया है। एक ऐसा शख्स जो अहिंसा और बलिदान की जीती जागती मिसाल था, खान अब्दुल गफ्फार खान। आइए उनकी कहानी को करीब से जानते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए जो उन्होंने 1928 में कहे थे। ये उनके पूरे जीवन का फलसफा है, एक तरह से निचोड़ है कि भाई खुद के लिए तो सब जीते हैं, असली जीना तो समाज और देश के लिए होता है। और इसी एक सोच ने उनकी पूरी जिंदगी को रास्ता दिखाया। लोग उन्हें कई नामों से जानते थे। सीमांत गांधी, क्योंकि सरहद के उस मुश्किल इलाके में भी उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। बादशाह खान, जो उनकी लीडरशिप को दिखाता है, और फक्रे अफगान यानी पठानों का गर्व। ये नाम ही अपने आप में उनकी शख्सियत की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर एक आम इंसान बादशाह खान बना कैसे? कैसी थी उनकी शुरुआती जिंदगी, और वो कौन से लम्हे थे जिन्होंने उन्हें एक आम इंसान से महानायक बना दिया? तो देखिए, उनकी जिंदगी का सफर शुरू होता है एक मदरसे से। फिर वो मिशन स्कूल गए और फिर ब्रिटिश सेना की चकाचौंध देखकर उसे ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी आंखों से एक ब्रिटिश अफसर को एक भारतीय साथी की बेइज्जती करते देखा। बस उसी पल उन्होंने सेना छोड़ने का फैसला कर लिया और बाद में अलीगढ़ में मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल को पढ़कर उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और भी गहरा हो गया। और इसी जज्बे से जन्म हुआ एक ऐसे आंदोलन का जिसने इतिहास ही बदल दिया। एक ऐसी फौज तैयार हुई जिसके हथियार बंदूकें नहीं बल्कि सब्र और अहिंसा थे। साल था 1929। उन्होंने खुदाई खिदमतगार की बुनियाद रखी, मतलब खुदा के बंदे या ईश्वर के सेवक। इसके मेंबर एक कसम खाते थे कि कोई कितना भी जुल्म करे हम हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि सत्याग्रह से उसका सामना करेंगे। और अपने लाल रंग के कपड़ों की वजह से ये लोग जल्द ही लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से मशहूर हो गए। अच्छा, अब इस आंदोलन को एक बड़ी पहचान कैसे मिली? हुआ यूं कि 1928 में लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से। इस मीटिंग के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि पठानों का भला भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने में ही है। लेकिन अहिंसा का ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था, ये तो कांटों भरा ताज था। खुदाई खिदमतगारों पर ऐसे ऐसे जुल्म हुए जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की, उनकी मैगज़ीन पख्तून को बैन कर दिया। फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। और सोचिए, सबसे बड़ा दुख तो ये था कि जब वो कैद में थे तभी उनकी माँ का इंतकाल हो गया। ये जुल्म और क्रूरता 13 मई 1930 को अपनी सारी हदें पार कर गई। ब्रिटिश सेना ने उनके गांव उतमानजई को चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे लाल कुर्ती वालों पर वहशी जानवरों की तरह टूट पड़े। जब सैनिकों ने हुक्म दिया कि अपनी लाल कुर्तियां उतारो, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? मैं जीते जी इसे नहीं उतारूंगा। बस इतना सुनने की देर थी कि उन्हें राइफल के बट से तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। कुछ लोगों को तो उनके घर की छतों से नीचे फेंक दिया गया। ये अहिंसा की ताकत का एक बेमिसाल उदाहरण है। इतनी भयानक क्रूरता के बाद भी क्या उनका हौसला टूटा? बिल्कुल नहीं। 1931 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जरा उनकी सादगी देखिए। 1934 में जब उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो बस एक मामूली सिपाही हूं और एक खुदाई खिदमतगार। कुर्सी का, सत्ता का कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव। चलिए अब उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, भारत का बंटवारा। एक ऐसा जख्म जिसने उन्हें जिंदगी भर तड़पाया। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 1945-46 के इलेक्शन में उनके खुदाई खिदमतगारों ने मुस्लिम लीग को बुरी तरह हराया था, यानी सरहद के लोग उनके साथ थे। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने एक चाल चली और एक जनमत संग्रह के नाम पर उस पूरे प्रांत को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। देश का ये बंटवारा बादशाह खान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें लगा कि उनके साथ, उनके लोगों के साथ धोखा हुआ है, जैसे किसी ने उन्हें भेड़ियों के झुंड के आगे फेंक दिया हो।
और ये स्लाइड ये उस त्रासदी को बिल्कुल साफ दिखाती है। आज़ादी से पहले वो अंग्रेज़ों के कैदी थे और आज़ादी मिलने के फौरन बाद पाकिस्तान की नई सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब उनके लिए तो कुछ बदला ही नहीं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बड़ी संस्था ने अपनी 1962 की रिपोर्ट में लिखा कि 1948 के बाद से बादशाह खान तकरीबन लगातार जेल में ही रहे। इतने जुल्म, इतना संघर्ष, इसके बावजूद बादशाह खान की विरासत आज भी जिंदा है, अमर है। उन्होंने जो उसूल बनाए वो कभी पुराने नहीं हो सकते। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी उनका मान सम्मान बना रहा। उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त मिली, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी समय अफ़गानिस्तान में गुजारा। 1969 में वो गांधी जी की 100वीं जयंती पर भारत भी आए और फिर 1987 में भारत ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। आखिर में 20 जनवरी 1988 को 98 साल की उम्र में ये महान आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। तो आखिर में बस एक सवाल, आज जब दुनिया में चारों तरफ हिंसा और नफरत का माहौल है, तो क्या हमें अहिंसा के इस बादशाह की जिंदगी से सीखने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।